कुमारगुप्त जितना है सब ये है। और गुप्त वंश कितना है ये खत्म करते हैं ना ये। अच्छा आज जो हम लोग का खेत है पहले क्या हुआ करता था? बोलो। अरे खेत को बोलते क्षेत्र, क्षेत्र है ना खेत है। पूछेगा गुप्त साम्राज्य में क्षेत्र क्या था? तो कृषि योग्य भूमि था। कृषि योग्य। चलो आप गुप्त वंश की बात करें, ठीक है, सुनिएगा। गुप्त वंश के संस्थापक थे कौन? बोलते रहो सब, कौन थे जी? श्री गुप्त। लेकिन ये वास्तविक संस्थापक थे? नहीं थे। क्यों? ये क्या थे? एक सामंत थे। क्या थे? एक सामंत थे। ये वास्तविक संस्थापक नहीं थे। गुप्त वंश के श्री गुप्त के बाद अगला राजा कौन आया गद्दी पर? घटोत्कच। उसके बाद कौन आया? चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो आया ये मानो वास्तविक संस्थापक क्या चीज का? गुप्त साम्राज्य का। आइए अब देखते हैं, हम इधर चलते हैं, ठीक है ना? दिखा सबको क्लियर जी? चलिए आइए देखिए, बिल्कुल ध्यान से सब समझेगा। जो सेंड में आपका यही दिया हुआ है, नहीं दिख रहा है क्या? याद रखो, गुप्त साम्राज्य का उदय, ध्यान दो, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। अब आपसे सवाल ये पूछेगा कि गुप्त वंश जो गुप्त के राजा रहते थे वो कहाँ पे रहते थे? तो कौशाम्बी। कहाँ पे रहते थे जी? कौशाम्बी। कहाँ पे रहते थे? कौशाम्बी में, ठीक है। आगे देखो, गुप्त लोग कुषाणों के क्या थे? सामंत। गुप्त किसके सामंत थे? सामंत का मतलब, सामंत का मतलब, सामंत का मतलब सुनो क्या होता है। आज हमारे यहाँ कोई, अगर आज हमारा कोई ड्यूटी कर रहा, ठीक है, उसको हम पेमेंट नहीं देंगे, उसको बोलेंगे कि तुम पेमेंट के बदले जमीन ले लो, भूमि ले लो, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ क्या हो गया? सामंत हो गया। लेकिन वो इतने वेतन लिया, इतने जमीन लिया, उसके पास बहुत जमीन हो गया, इतना जमीन हो कि कहीं का राजा बन सकता है, तो वही राजा बना था, ठीक है। फिर से ध्यान दो, गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य किनके सामंत थे? कुषाणों का। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त रहा गद्दी पर 240 से 200, बोलिए श्री गुप्त कब तक रहा? फिर से बोलो, कब तक रहा? 240 से 80। कौन सदी में? तीसरी सदी में। कौन सदी में? आगे देखो, श्री गुप्त का उत्तराधिकारी बने घटोत्कच। कौन बने? 280 से 300, 280 से 300। ये इस भी ऐसे ही याद हो जाएगा, दोनों 40-40 साल तक रहे थे। 240 और 40 200, 280 और 40 320। अब फिर से रिपीट करो, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। कब से कब तक? ठीक है। उसके बाद गद्दी पे बैठे घटोत्कच। कब से कब तक? 280 से 300। आगे देखो, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। महान सम्राट कौन थे? कौन थे महान सम्राट? और यही है वास्तविक संस्थापक। पूछा जाएगा गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक बताएं, क्या बताओगे सब? ठीक है। ये गद्दी पे बैठे 300, इसके बाद नहीं गद्दी पे बैठेंगे जी, सारा ईस्वी को हम लोग क्रम से याद कर लेंगे बाद में, ठीक है ना, ईस्वी दम नहीं छोड़ना है। आगे देखो जी नेक्स्ट, इसने लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने कहां से विवाह किया जी? लिच्छवी से। लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। यानी गद्दी पे बैठने के बाद अगर आपका राज्याभिषेक नहीं हुआ है, गद्दी पे बैठने के बाद आप कुछ उपाधि नहीं राजा के लिए, समझो कि आप राजा नहीं है। इससे पहले वाले कोई राजा नहीं थे। सेम यही आ गया गुलाम वंश में। गुलाम वंश में राजा कौन बने? इल्तुतमिश। कब? जब गद्दी पे बैठे और उपाधि धारण किए, सुल्तान की उपाधि पहला बार वही धारण किए थे। तो गुप्त वंश में श्री गुप्त आया, घटोत्कच आया, कोई उपाधि लिया था? उपाधि लिया चंद्रगुप्त प्रथम। तो मेन वास्तविक संस्थापक कौन कहलाया? चंद्रगुप्त प्रथम।
किसको दिक्कत नहीं आता? चलो आगे जो देखो नेक्स्ट, गुप्त संवत की शुरुआत हुई 319 से 320, 319 से 300, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना कि लिच्छवी की अगर चर्चा होगा लिच्छवी का, तो लिच्छवी के बारे में आप सोचिएगा ना कि लिच्छवी में लगता है कि राजा कोई होवे नहीं, वहां सिर्फ रानियां ही हुआ करते थे। नहीं, लिच्छवी से सब लिच्छवी से, जैसे कि देख लो सिद्धार्थ जो है महावीर जी के पिता, वो कहाँ विवाह किए थे? और वो राजकुमारी से नहीं। फिर बिंबिसार कहाँ विवाह किए जी? लिच्छवी से ही। और चंद्रगुप्त प्रथम भी कहाँ विवाह किए? सब लिच्छवी एक बहुत बड़ा साम्राज्य था रानियों के लिए। नहीं, चलो आगे देखो, सुनिए, गुप्त संवत की शुरुआत, बोलो फिर से बोलो, गुप्त संवत की शुरुआत 319 से, ठीक है। किसने किया था? चंद्रगुप्त। ये फंसा सकता है क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे ना तो चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत फेमस हुआ, तो पूछ देगा गुप्त संवत किसने शुरू किया, तो आप मार दोगे चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन किया था कौन वास्तविकता में? चंद्रगुप्त। आगे देखो, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बने समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त जो है ये 355 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। हाँ 335, बोले गद्दी पे कब बैठा? 335। इसने, ये कहा भी जाता है, इसने आर्यावर्त के 9 शासक, आर्यावर्त मतलब ऊपर, हम लोग जो, हम लोग किस में आते हैं? हम लोग आर्यावर्त में आते हैं, ठीक है। आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों का पराजित, और इसीलिए इसको बोलते हैं भारत का नेपोलियन। देखिए नेपोलियन कौन था? नेपोलियन जहां पे जिस देश में वो राज करता था ना, वो देश के सभी राजाओं को हराया था। उसी प्रकार ये समुद्रगुप्त था कि जो ऊपर के 9 राजा और दक्षिण के 12 राजा सबको पराजित किया, और इसीलिए इनको कहा गया कि भारत का नेपोलियन। किसने कहा था भारत का नेपोलियन? बी स्मिथ। किसने कहा? बी स्मिथ। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विसेन स्मिथ। किसने कहा था? बी स्मिथ। यहां तक किसी दिक्कत? अभी जब जहां तक चले वहां तक कोई दिक्कत तो सुने ना है? आगे सुनेगा। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेध करता, इसने अश्वमेध करता, विक्रमांक एवं परमा भागवत की उपाधि धारण किया। सुनो ध्यान से, इसने 3 चीज का उपाय धारण किया। बोले पहला क्या है? फिर से बोलो, पहला, दूसरा विक्रमांक, दूसरा और तीसरा परम भागवत। ये तीनों को उपाधि कौन लिए? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को कहा जाता है कविराज। इनको क्या बोलते हैं? कविराज। पूछा जाएगा आपसे कविराज किनको बोलते हैं? कविराज, ठीक है। और समुद्रगुप्त कौन भगवान के उपासक थे? कौन भगवान उपासक थे जी? और समुद्रगुप्त को संगीत से प्रेम भी था। तो संगीत से प्रेम था, ये कोई देखने तो नहीं गया, तो कैसे पता किया? तो जो सिक्का था ना, सिक्का, वो सिक्का पे बीना बजाते हुए उनका फोटो अंकित था, तो सब समझा कि लगता है कि संगीत से प्रेम करते हैं। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है ना। ऐसे अनुमान लगाए कि नहीं, सिक्का पे खुद अपने राजा है वो और बीना बजा रहे, इसका मतलब वास्तविकता में उनको प्रेम है। किससे प्रेम उसका है जी? संगीत से। चलो जल्दी बोलो, यहां तक किसी दिक्कत आ गई है? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। चलो, इसने कौन सा प्रशस्ति का रचना किया? ये पूछा जाएगा कभी कभी, ऐसे देगा, प्रयाग प्रशस्ति किसने रचा? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है। आगे देखो, एक चीनी के अनुसार, एक चीनी मतलब वहां पे एक चीनी शासक था या चीनी यात्री समझो, उसके अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्णन ने, किसने? मेघवर्णन ने गया जी में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। समुद्रगुप्त के पास दूत कौन राजा भेजा? मेघवर्मन। कौन भेजा?
मेघवर्मन कहाँ के राजा थे? श्रीलंका। कहाँ के? अब वो किनसे अनुमति लेकर गया जी में बुद्ध मंदिर बनवाए? समुद्र गुप्त से। किनसे? चलो यहां तक किसी को दिक्कत? चलो अब यहाँ पे चीज और आई है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त। या गया और नालंदा से मिले 2 ताम्र लेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया। अब देखो ये चीज जान लो, समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया, लेकिन कहा उनको कहा गया, तो ये चीज कहाँ प्रमाण कहाँ मिला? प्रमाण मिला 2 जगह। कहाँ 2 जगह मिला जी? पहला गया और नालंदा। गया और, अब यहाँ पे थोड़ा रिपीट करें, सब लोग जल्दी बोलेगा मेरे साथ, बोलेंगे फास्ट। बोलो गुप्त वंश के संस्थापक। बोलो सब, संस्थापक अगला राजा। अब बोलो उसके बाद गद्दी पे कौन बैठा? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पे कब बैठा? 300। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा संवत चलाया? कब चलाया? 319 से 300। दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पे कौन बैठा? समुद्रगुप्त। ऊपर के कितने राजा को जीता और नीचे के? इसीलिए उनको क्या उपाधि मिला? भारत का। किसने कहा? डी स्मिथ। अब देखो समुद्रगुप्त के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसका तीनों समुद्र का पानी पीता है घोड़ा। उसका घोड़ा तीनों समुद्र का पानी पीता है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि तीनों समुद्र को विजयी होगा तब ना। तीनों समुद्र अगर विजयी होगा तब लगा तीनों में जहां मन वहां से पानी पी के आ जाएगा, कोई राजा उसको रोकेगा नहीं। ठीक है ना? चलो यहाँ समुद्रगुप्त में किसको दिक्कत? तो अब कहानी शुरू होगा, ध्यान दो। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त। तो यहाँ के बारे में थोड़ा सा ध्यान दो। समुद्रगुप्त जो है, समझे ना, समुद्रगुप्त इसका 2 बेटा था। बड़ा बेटा क्या था? छोटा बेटा क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त उतना इंटेलिजेंट नहीं था। रामगुप्त एक बड़ा बेटा होने की वजह से समुद्रगुप्त के बाद ये गद्दी पे बैठ गया, लेकिन रामगुप्त राजा योग्य नहीं था। ठीक है कि चलो पिताजी राजा थे तो शादी अच्छा घर में हो जाए। इसका शादी बहुत अच्छे घराने और बहुत टैलेंटेड लड़की के साथ हुआ। बहुत टैलेंटेड लड़की के साथ हुआ इसका शादी। ठीक है, जब इसका विवाह बहुत अच्छे लड़के के साथ हुआ तो अब वो लड़की तो ये मान ले चलो गद्दी पे बैठ गई, राजा है, लेकिन इस लड़की का इससे मन नहीं भरा। उल्टा पुल्टा बात कर रहा था, बिड़ंगा बिड़ंगा बात, मन नहीं भरा। अब सुनो, लेकिन इसका जो छोटा भाई है कौन? चंद्रगुप्त। ये बाहर पढ़ता होगा, पटना उतना कहीं पढ़ता होगा नहीं, तेज तरार हो गया ना। आया घर पे, जब घर पे आया तो ज्यादा लगाव हो गया इन दोनों में। लगाव होने की वजह से इनको अब लगा, इनको क्या लगा कि ऐसा किया जाए कि ये जो लड़का ये मेरे लायक है ना। अब क्या किया, दोनों प्लान किया। अब प्लान करके इसका हत्या, क्योंकि देखो एक बात जान लो, ये पत्नी ये लड़की देखना चाहती थी कि इसको नहीं भी मार के इससे शादी कर सकती थी, लेकिन नहीं, कोई भी लड़की चाहे कि अगर मेरा पति वो हो जो गद्दी पे बैठे, वो सिंहासन में मिले, तब क्या कि इनको मार दिया, इनको गद्दी पे। अब राजा बन गया चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय वाकई में थे, किस केवल दिखावटी में तेज नहीं थे, बहुत वाकई में तेज थे। ठीक है, अब देखो यही दोनों का जो प्रेम प्रसंग है, इसी का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम ये किताब है। ये किताब लिखे थे कौन? काली। अब इसी में ये दोनों के बारे में बहुत अच्छा से प्रेम प्रसंग लिखा हुआ है। जॉब लग जाएगा तो आराम से किताब लेके पढ़ना सब। ठीक है, चलो कुछ याद है क्लास की बात, एक सब बात पढ़ाए थे, सही था। जॉब लगने के बाद टाइम पास की किताब पढ़ लो भाई। चलो यहाँ देखो, सब देखो बोलेगा क्या। अब यहाँ पे समझो, गद्दी पे बैठ गया कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। गद्दी पे कौन बैठ गया जी? चंद्रगुप्त द्वितीय बैठ। इसमें सीधे दे दिया चंद्रगुप्त द्वितीय, इसमें रामगुप्त का चर्चा भी नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो।
सुनिए, ये 380 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और इसके समय चीनी बौद्ध यात्री कौन आए थे? फाहियान। चीनी बौद्ध यात्री कौन आए थे? फाहियान आए थे, ठीक है ना? क्या विशाखा पढ़ाया था ये? ठीक है, विशाखा, हाँ विशाखा सही बताए थे, याद नहीं। सब यहाँ के देखो, बोलिएगा कौन आया था चीनी यात्री जी? फाहियान। चीनी यात्री कौन आया था? फाहियान आया था। और यही फाहियान पहला बौद्ध चीनी यात्री था, ठीक है। आगे आप देखो, शक को जीत लिया कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। शक को कौन जीता? और जैसे शक को चंद्रगुप्त द्वितीय जीता, एक चांदी का सिक्का चलाया। क्या का सिक्का चलाया? चांदी का सिक्का चलाया, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। क्या चीज का उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया। और ये लाइन आपको पढ़ाया गया है पीछे, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, साब। जो साब है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। पूछा जाएगा आपसे, चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि, चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि साब कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय दो गो शिक्षा का केंद्र था। विद्या का केंद्र क्या था जी? दो गो, एगो पाटलिपुत्र, एगो उज्जैन। फिर से बोलेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय दो गो था शिक्षा का केंद्र। पहला का नाम, दूसरा का नाम, पहला का नाम, दूसरा उज्जैन। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान निवास करते थे, जिन्हें कहा गया है क्या? 9 रत्न। क्या बोला गया है? फिर से बोलो, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 9 गो विद्वान, उनको क्या कहा गया? क्या उनको बोला गया? 9 रत्न। आगे देखिए, महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे, यानी सबसे पहला स्थान 9 में किनको मिलता था? कालिदास को। 9 विद्वान थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, लेकिन सबसे आगे कौन थे? सबसे ज्यादा विद्वान कौन थे? कालिदास, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, कालिदास के अलावा धनवंतरी कौन थे? अच्छा, धनवंतरी क्या करते थे? चिकित्सक। किससे संबंधित? आगे देखो, फिर छपनक। छपनक क्या थे? ज्योतिष। छपनक क्या थे? अमर सिंह पुरस्कार थे। अमर सिंह क्या थे? शंकु वास्तुकार। बेताल भट्ट घट, फिर घटकर पर वाराहमिहिर और एक वरुरुचि। कौन थे? वरु। ये सब में सब नहीं इंपॉर्टेंट है, आपसे सबसे ज्यादा बार पूछा था कालिदास के बारे में कि कालिदास किसके समय में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर पूछा जाएगा वाराहमिहिर के बारे में, फिर पूछा जाएगा धनवंतरी के बारे में। बस इतना आपसे ज्यादा बार पूछा जाता है। कालिदास, वाराहमिहिर, धनवंतरी, ये सब किनके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आगे देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिका, क्या है? संधि विग्रहिका सचिव कौन थे? वीरसेन। कौन थे? अब वीरसेन कौन किनको मानते थे? शैव को। फिर से ध्यान दो जी, चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव कौन थे? अब वीरसेन कौन धर्म को मानते थे? कौन धर्म को? शैव धर्म को। आगे देखो, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया, और वही वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड विद्वान एवं कवि भी। देखो वीरसेन जो है ना, वीरसेन बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। वीरसेन जो है ये शिव भगवान को बहुत मानता था। उनके लिए देखो, एक उदयगिरी पहाड़ी है, वहां पे शिव के पूजा के लिए बनवाया है वो गुफा। और ये वीरसेन जो है व्याकरण एकदम बहुत ज्यादा जानता था, न्याय मीमांसा में उनके बहुत ज्यादा ज्ञान था, शब्द का भी प्रकांड पंडित था, यानी विद्वान था, और एक कवि भी था। पूछेगा आपसे, वीरसेन किनके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त। वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी बना कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त, ये कब से कब तक? 15 से 414। अच्छा देखो एक चीज और, कुमारगुप्त प्रथम का नाम और है, क्या नाम है? गोविंद गुप्त। क्या नाम है? कहीं कहीं कुमारगुप्त नहीं देगा ना, तो गोविंद गुप्त जरूर देगा,
ठीक है। कुमार गुप्त का एक और नाम क्या है? गोविंद गुप्त। क्या है एक और नाम? गोविंद गुप्त। चलो यहां तक किसको दिक्कत नहीं ना। अब आगे पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय कंप्लीट हो गया। सर रिवीजन सब आ जाओ। बोले चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पे कब बैठा? 335 न जी, 35 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है 380, 35 में समुद्रगुप्त। रामगुप्त का कार्यकाल समाप्त करो। बच्चा कौन फिर? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए आगे बताएंगे सर। बोलेगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये इनके दरबार में कई गो रतन? 9 में सबसे आगे कौन? और बताओ कि 12 मिहिर क्या है? खगोल शास्त्र थे। अब बताओ कि इसमें धर्मंत्री क्या थे? चिकित्सक। क्या था धर्मंत्री? बताइए कौन इसमें जो शैव धर्म को ज्यादा मानता था? वीरसेन। कौन मानते थे? अब वीरसेन ने शिव पूजा के लिए कहां पे गुफा बनवाया? उदयगिरी। कहां बनवाए? चलो आगे बताइए आप लोग कि वीरसेन जो है, वीरसेन कौन सा चीज का पूरा विद्वान था? व्याकरण। क्या चीज का? व्याकरण का था। नहीं समझे? चलो आगे देखें हम लोग। अब बताओ चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन बौद्ध चीनी यात्री आया था? हायान। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 2 गो शिक्षा का पूरा बहुत बड़ा केंद्र था। पहला, दूसरा उज्जैनी। पूरा कंप्लीट हो गया ना। आगे बढ़े हम लोग। देखिए कुमार गुप्त के पास चलते हैं। तो कुमार गुप्त केवल एक के चीज के लिए फेमस थे। नहीं समझे? वो कौन सा चीज? नालंदा विश्व। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? और ये सबसे ज्यादा फेमस हो गया था। ठीक है। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय की वजह से भारत विश्व गुरु भी बना था। विश्व गुरु कैसे भारत बना? तब विदेश से देखो, मोरक्को से, चीन से, यूनान से कई सारे लोग जब भारत में आते थे तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए। आपको टीचर डे का वीडियो में हम बताए थे कि ओमान के किंग आए थे, नहीं आए थे शिक्षा प्राप्त करने पुणे में। तो ओमान से भारत में क्यों पढ़ने आए? भारत उस समय विश्व गुरु कहलाता था। ठीक है। अब थोड़ा सा इधर उधर हो गया सब। नहीं, चलो याद रखो। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने किया और यह विद्यालय का मठीय विश्वविद्यालय का महाविहार है क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री हेनसोंग के अभिलेखों पर आधारित है। हेनसोंग जो भारत आया था ना तो बहुत कुछ बताया था भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। ठीक है। आगे देखो, इनमें कहा गया कि यह एक मठ की नींव कुमार गुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी ईस्वी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विपलक्ष्य में विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया गया। ये सब खाली पढ़ लीजिए, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट हम आपको बताते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ यहाँ से। ठीक है। अब देखो नालंदा विश्वविद्यालय बन गया, किसने बनवाए? कुमार गुप्त प्रथम। अब इसमें का ज्ञान हुआ, कौन कौन ज्ञान प्राप्त किया, ये सवाल आएगा। सुनिएगा यहां से देखो, इसमें बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदायों, कई संप्रदाय? 3 संप्रदाय। सबसे पहला थेरवाद। पहला बोलिए। उसके बाद ये तीनों पढ़ाया जाता है। पहला बोलो, पहला कौन? दूसरा, तीसरा। फिर से बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा। ये तीनों पढ़ाया जाता था। ठीक है। चीन, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा एवं इसके आसपास स्थित बोधगया, कुर्किहार आदि केंद्रों पर आते थे। अब देखो एक बात बताओ, जैसे कि बौद्ध धर्म फेमस कहां से हुआ? बिहार से जन्म हुआ ना जी। बिहार से बौद्ध धर्म जन्म हुआ। अब कई देशों में नहीं फैल गया? कई देशों में फैला ना। तो कई देशों में फैला, लेकिन पहले उन लोग संपूर्ण जानकारी के लिए आते थे भारत में, लेकिन अब आते हैं? अब नहीं आते। पहले आते थे बिहार में संपूर्ण जानकारी के लिए, अब नहीं। अब सारा यहाँ से ज्ञान बटोर कर वहां लेकर चला गया।
अब वहीं पे कोई गुरु बन गए, वही सबको बांट रहे हैं। बिहार से बहुत सारे लोग जो प्रचार करने अलग अलग देशों में गए ना, वो अलग अलग देशों में जाकर बस गए, वापस इधर नहीं आए, और नहीं आए तो वहीं बन गए वो। और वो चीनी कहला गए, वो थाईलैंडे कहला गए, वो जापानी कहला गए, इस तरह से हुआ। तो बिहार के बहुत, एक देखो बिहार के जितने भी महापुरुष थे ये सब बौद्ध धर्म में, उन लोग को केवल भेजा गया था प्रचार करके वापस आने के लिए, लेकिन उन लोग जाकर वहां रह गया, अच्छा अच्छा माहौल देखा, बहुत उनको मान आदर सम्मान हुआ, रह गए वहीं पे, बिहार रहबे नहीं किया सब। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सुनिए। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन आए? स्कंदगुप्त। ये गद्दी पर बैठे 455 से 467। अब देखो इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर एक सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। यानी जो गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील है, वो झील टूट फूट गया था, तो उसका कराया पुनरुद्धार कराए कौन? स्कंदगुप्त। कौन सा झील का? सुदर्शन झील का। आगे देखो, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। अब फिर से इसको 2-3 बार बोले, इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से बोलो सब। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे चुना? स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे चुना? पर्णगुप्त। किसको चुना जी? पर्णदत्त। ठीक है, आगे देखो। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। बोला स्कंदगुप्त के शासनकाल में किसका आक्रमण शुरू हुआ था? किसका आक्रमण शुरू हुआ था? हुनों का। और अंतिम गुप्त शासक विष्णु, कौन विष्णुगुप्त? चाणक्य वाला, ये अलग ना। बोलो अंतिम गुप्त वंश कौन था? विष्णुगुप्त। अब यहाँ से गुप्त वंश हो गया आपका समाप्त। अब जो बच गया है वो गुप्त वंश के बारे में है। तो फिर से सारे राजा को क्लियर किया जाएगा जब हम लोग, चलो क्लियर करते हैं, बिना देखे सब बोलिएगा, ठीक है? चलो बोलिए सभी लोग। पहला राजा, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त, इसके बाद समुद्रगुप्त, के बाद रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त, बोलिए, इसके बाद कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त के बाद विष्णु। और इस प्रकार पूरा राजा की कहानी। अब इसके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज हम लोग पढ़ लिए ना, थोड़ा सब लोग बोलिएगा, बताएंगे। ये वास्तविक संस्थापक थे, ये सामंत थे। क्या था ये? किनके सामंत थे? कुषाण के। ये सामंत थे किनके? कुषाणों के। नहीं, इसके बाद ये गद्दी पे बैठा कौन? उसके बाद गद्दी पे चंद्रगुप्त। इनका विवाह हुआ किससे? कुमार। ये कहाँ की रानी थी? लिच्छवी की रानी थी। अब गद्दी पे बैठा कौन? समुद्रगुप्त ने इसको कहा जाने लगा क्या? नेपोलियन। और इसका घोड़ा तीनों घाट पे पानी। आगे देखो, इसका 2 बेटा, बड़ा बेटा रामगुप्त, छोटा बेटा रामगुप्त गद्दी पे बैठा था ना जी, लेकिन ये अयोग्य राजा था ना, इसको मार के बैठ गए गद्दी पे कौन? चंद्रगुप्त। इसके बाद गद्दी पे कौन बैठा? इन्होंने बनाया नालंदा विश्व। चलो आगे देखो, इसके बाद गद्दी पे बैठा स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। कौन झील का पुनरुद्धार किया था जी? अब बताओ, इसके अंतिम राजा कौन बना? विष्णुगुप्त बना। इसके बाद गुप्त वंश क्या हो गया? अब इसके बारे में जो जो सवाल एक्स्ट्रा है वो आपके लुसेंट में, अब आपको हम वो पढ़ा दे रहे हैं। जल्दी बोलो, यहाँ पे किसी को दिक्कत हुआ? नहीं दिक्कत हो ना जी? तो बोलो गुप्त वंश, एक एक लाइन से पढ़ लोगे ना, सारा खत्म हो जाएगा, सभी खत्म हो जाएगा। अब पढ़िए इसके दरबार में क्या क्या था, किनको क्या कहते थे, बस यही सब बचल है। देखो आगे सब, चलिए अब शुरू कीजिए ना गुप्त वंश के अंदरूनी के बारे में।
कैसा राजा के यहाँ कैसे कैसा शासन चलता था वो। देखो ध्यान से, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश थी। गुप्त साम्राज्य की प्रादेशिक इकाई क्या थी? जिसके शासक गोपना कहते थे। क्या बोलते थे? फिर से बोलो। गुप्त साम्राज्य की बड़ी प्रादेशिक इकाई होती थी देश, और देश को चलाने वाले को हम क्या बोलते थे? देश को चलाने वाले को क्या बोलते थे? और दूसरी प्रादेशिक इकाई था प्रांत। क्या था? और प्रांत को चलाने वाले को क्या बोलते थे जी? फिर से ध्यान दो, गुप्त साम्राज्य को चलाने वाले को क्या बोलते थे? गोपना। और छोटे प्रादेशिक को चलाने वाले क्या बोलते हम लोग? उपरीत। क्या बोलते थे? चलो यहाँ तक तो दिक्कत। आगे देखो, ये भुक्ति या प्रांत एक है। प्रांत के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसका प्रमुख थे विषयपति। क्या थे? विषय। चलो देखो, सबसे बड़ा देश को चलाने वाले को गोपना, उससे छोटा प्रांत, अब प्रांत को चलाने वाले को, उससे नीचे विषय, अब विषय को चलाने वाले को विषयपति। विषय। आगे देखो, पुलिस विभाग में साधारण कर्मचारियों को चार्ट एवं, ये तो नहीं बोलेगा सब ना, बोला सब। पुलिस कार्यवाही बोले ना, पुलिस विभाग में साधारण कर्मचारियों को क्या बोलते हैं? चार्ट एवं। चलो आगे देखो, पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी जो होते थे दंडपाशिक कहलाते थे। क्या कहते हैं जी? दंडपाशिक। दंड। अब देखो चार्ट या भट्ट, यहाँ से एक क्वेश्चन बता रहे हैं। यहाँ पे ना देखो, इनडायरेक्टली हम दरोगा को भिगा कर मारते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन लोग सब कहता है कि तारीफ हो रहा है, बट तारीफ नहीं सुन गया एक बार। अच्छा बोलो, सबसे ज्यादा ताकत किसको है? दरोगा के कि जज को? सब देखोगे आप लोग वीडियो में नहीं, तो उस समय कहानी जब बताया होगा तो जो लोग दरोगा है वो वीडियो में देख के खुश हो रहे थे कि मेरा तारीफ हो रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्ट, वो जो बोलने वाले थे इनडायरेक्ट दरोगा घूसखोर बोल रहे हो, नहीं बोले। कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति था जो केस लड़ रहा था। अब 35 साल में वो केस जीता, 35 साल बाद। तो जज पूछा कि देखिए, सच को हमेशा जीत होती है, आपके 35 साल बाद आज आपकी जीत हो गई, अब आप सही हैं, घर जाइए। तो दादा बूढ़ा क्या बोलते हैं कि नहीं, कि जज बोलता है कि आपकी फैसला सही हो गया, आप अपने बेटा को जज बनाइएगा। तो बोल रहा है कि हम अपने बेटा को जज नहीं दरोगा बनाएंगे। तो पूछा दरोगा क्या बनाएगा जी? तो बोला कि जो अभी आप फैसला दिए हैं, ये 35 साल में हमारा घर मकान केस लड़ते लड़ते सब बिक गया। तो उस समय दरोगा बोला था कि 5,000 रुपये लाओ, केस खत्म कर देते। और उस समय मात्र हम 5,000 रुपये देते तो केस हमारा खत्म हो जाता, और इतना सामान मकानों नहीं बिकता, घरों नहीं बिकता, 35 साल समय बर्बाद नहीं होता। ठीक है। और आज हम सही साबित होकर क्या हो गया, ये इस दरोगा का ज्यादा पावर है। तो उसको लग रहा है कि बहुत तारीफ हो रहा है उसका, नहीं, ये दरोगा को इनडायरेक्टली घूसखोर कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो वही कहा गया। देखो, पुलिस विभाग में साधारण कर्मचारी क्या बोलते हैं? चाहते वो। अब बोलो, बड़े मुख्य अधिकारी को दंडपाशिक। आगे, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम का जो प्रशासन होता था, गांव के लोग मैनेज कर लेते थे। ये भी हम लोग में इतना क्षमता है, पंचायत पंच ये सब क्यों बनते हैं? ग्राम के छोटी प्रशासनिक इकाई है ये सब, समझे। लेकिन यहाँ से कुछ होता है लगल 112 नहीं, तुरंत 112 पंच से तो दूर दूर मतलब ही नहीं है। तो काला खड़ा करवाते हो, काला जीता दो, छोड़ दो, वोटे देने नहीं जाओ उसको, है ना। आगे आगे देखो, सुनिए, ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहते थे। क्या बोलते थे? पेट। गुप्त शासक के कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्र पत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। यानी ताम्र पत्र क्या है? तांबा का पत्र। एक तांबा का पत्र है जिसपे लिखा गया है, क्या लिखा हुआ है? जमीन की खरीद एवं बिक्री। पहले जमीन ऐसे कह दिया, ये तोर है, ये तोर है, हमर, वैसे। लेकिन उस समय भी लिखित होता था, ये जमीन आपका है, लिख के दो।
पहले ऐसे होता था इस समय में, ठीक है। आगे देखो, भू राजस्व कुल उत्पादक का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम राज्य के लिए आय का स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा जिया जाने वाला एक कर भी माना जाता था, ठीक है। बलात् श्रम सब जानते हैं ना, बोलिए बलात् श्रम किस अनुच्छेद के तहत है? 23। कौन अनुच्छेद जी? 23। और बलात् श्रम के द्वारा टैक्स भी सरकार को दिया जाता था, ठीक है। 24 में है बाल श्रम, ये है बलात् श्रम। बलात् श्रम मतलब दैनिक मजदूरी, बंधवा मजदूर, हाँ बेगारी है ना, बेगारी भी इसको कह सकते हैं। आगे देखो नेक्स्ट, सुनिएगा, क्षेत्र को क्या बोलते थे? बोलो आप लोग, क्षेत्र को क्या बोलते थे? कृषि योग्य वास्तु माने घर बनाने वाला जमीन नहीं, चलो चारागाह भूमि, पशुओं के सील, जो जोतने योग्य यानी बंजर, क्या? आगे अप्रहत, ऐसी भूमि जो क्या होती थी, सबको याद हो जाएगा, देखो कैसे, जिस पे कृषि होता था उसे क्या बोलते हैं? क्षेत्र। कृषि वाली भूमि को क्या बोलते हैं? निवास करने वाली भूमि को, ठीक है। जो बंजर है सील, जे जंगली है अप्रहत, जंगली है जे पशुओं को चारागाह वाला है चारागाह भूमि, ठीक है ना। 5 मिनट हो गया। आगे देखो, सिंचाई के लिए रहर या घंटी यंत्र का प्रयोग हुआ करता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहते हैं। श्रेणी के प्रधान को क्या बोलते थे? चलो अब सुनो, गुप्त काल में शिक्षा के लिए 2 जगह, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। लेकिन आपसे पूछेगा व्यापार के लिए कौन प्रसिद्ध है? उज्जैन। व्यापार के लिए कौन प्रसिद्ध है? पूछेगा आपसे सबसे ज्यादा गुप्त काल में व्यापार कहाँ होता था? उज्जैन में होता था। कहाँ होता था जी? चलो आगे देखो, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किया। इनकी स्वर्ण मुद्राओं का विलेख में क्या बोलते थे? दिनार। क्या इसको बोलते थे? चलो अब थोड़ा सा यहाँ याद करते तीनों के बारे में। सब लोग बोलेगा जी, सब लोग बोलेंगे एक बार में, ठीक है ना। बोलिए, पहली बार सोने का सिक्का कौन जारी किया? पहली बार सोने का सिक्का कौन किया? हिंद, ठीक है। शुद्ध सोने का सिक्का कौन किया? सर्वाधिक कौन किया? सर्वाधिक किया गुप्त। कौन किया? सर्वाधिक कौन किया जी? गुप्त किया, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा का जारी किया कौन? गुप्त काल में, ठीक है। आगे देखो, इनकी स्वर्ण मुद्राओं को क्या बोलते थे? स्वर्ण मुद्राओं को क्या बोलते थे? गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में क्या चीज जारी कर दिया? बोलो, सोना चांदी। किस काल में? सोना चांदी किस काल में? सबसे ज्यादा सोना, सबसे ज्यादा चांदी। अब आगे देखो, मंदिर की बात करते, ठीक है। खाली कहाँ कहाँ है वो याद सब कीजिएगा। विष्णु मंदिर कहाँ? तिगवा कहाँ पे? जबलपुर। तिगवा कहाँ पे? आगे शिव मंदिर भुमरा। शिव मंदिर कहाँ पे? लगौड़ा। पार्वती मंदिर कहाँ पर? दशावतार। दशावतार, इसको याद करो, दशावतार। दशावतार ये पहली बार ईंटों द्वारा निर्मित। आप जितना सुनो, जितना मंदिर ये सब देखोगे ना, वो सारा मंदिर मिलेगा आपको पहाड़ पे, चट्टान के काट काट के। ये दशावतार क्या है? ईंटों द्वारा निर्मित है। बोलो, शिव मंदिर खोह में। कहाँ पे? खोह कहाँ पे है जी? मध्य प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कहाँ पे है? कहाँ पर है? अब सुनो, इस सवाल को इससे पूछेगा, शिव मंदिर एक ही गो है, विष्णु मंदिर भी कई सारा है। सवाल ये पूछेगा कि विष्णु मंदिर तिगवा एक ही में रहेगा। विष्णु मंदिर तिगवा कौन राज्य में है? शिव मंदिर भुमरा कौन राज्य में है?
पार्वती मंदिर नैना कौन राज्य में है? दशावतार। शिव मंदिर खोहो। लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। अब सुनो, लक्ष्मण मंदिर और दशावतार दोनों ईंटों द्वारा निर्मित है। दशावतार मंदिर गुप्त काल में सबसे पुराना मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है, ठीक है। आगे देखो, सुनिएगा, कायास्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। फिर से कायास्थों का सबसे पहले वर्णन कौन स्मृति में मिलता है जी? याज्ञवल्क्य स्मृति में। कौन में? याज्ञवल्क्य। जाति के रूप में कायस्थो सर्वप्रथम वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है। ये दोनों को 2-3 बार फिर से बोलो सर, आ जाओ जल्दी बोलो। कायस्थों का वर्णन कौन स्मृति? कायस्थों का वर्णन, कायस्थों का वर्णन जाति के रूप में ओसनम, जाति के रूप में, जाति के रूप में ओसनम। आगे देखो, विंध्य जंगल में सब्बर जाति, ये बहुत खूंखार। सब्बर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते हैं। ये बलि सही बलि है ना, ये है? सब लोग बेजुबान को बलि देते हैं। चलो यहाँ सबने ध्यान सुनो, बोलो कौन जाति है जी? ये सब्बर जाति। सब्बर जाति बलि के लिए देवताओं पर क्या चीज, किसका मांस चाहते हैं? तो बलि के बारे में आपको नहीं बताया गया है? बलि अपने गांव पे थोड़ा वो शिकार करते रहेगा, कोई बाहर कहीं मिल गया उसको पकड़ेगा, पकड़ने के बाद उसका बलि उसका देगा, लेकिन उसके बॉडी में कहीं खरोच नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग ये फिल्म सब में देखे हैं केजीएफ में जो मनुष्य का बलि जब चढ़ाया जाता है तो अपने में से आदमी के चढ़ाता है, जो गलती करता है उसको, कोई चोरी कर लिया है तो 1 साल में 1 बार पूजा होता है, तो 1 साल में कोई बदमाश नहीं मिलेगा, बदमाश मिल जाएगा, बस हो जाएगा उसी समय। चलो आगे सुनो, बात तो बिल्कुल सही है, बात क्या है? याद देखो, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि सती प्रथा का उल्लेख कौन अभिलेख से है जी? सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख से है? तो एरन से है ना। तो एरन अभिलेख क्यों, किसके द्वारा लिखा गया था? भानुगुप्त। आगे देखो, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। देखो एक बात बताओ, लोग बोलता है सती प्रथा जबरदस्ती शुरू में लागू नहीं था, कोई शौकों से करता था और शौक से किया, और वही शौक को सब लोग अब कानून बना लिया। कोई शौक से किया, मजबूरी ने कानून बना दिया वहीं पे, ठीक है ना। हम वो नहीं कहते कोई करू नहीं देंगे, ये कहानी इसमें था। तो आप पढ़े थे, सुनो है लड़का बात में, आप लोग ये पढ़े थे, हम लोग ऋग्वेद में भी पढ़ लिए थे, वैदिक सभ्यता में पढ़े थे कि विधवाओं का शादी करने का उल्लेख दिया गया था ना। लेकिन ऋग्वेद में था, कई हजार ईस्वी पूर्व में था, तो ये 500 ईस्वी में बंद हो जाएगा? नहीं ना होगा बंद। तो ये लोग बोलता है कि सती प्रथा हिंदू धर्म में कुरीतियां है, तो बहुत पहले से नहीं था, ये आजकल के नए नए लोग ये सब बनाया नहीं। भोजराज का मृत्यु हुआ था तो उनकी पत्नी सती हो गई, सती ज्यादा एज हो गया, सती हो गया, अब शादी करके क्या फायदा, बदनाम में कोई फायदा है? अब ओकरे पर, अब राजा की पत्नी है तो जे भी अगर किसी का पति मरेगा, जब रानी ने शादी की तो कोई नहीं करेगा, कानून लगा दिया, और वही लोग फॉलो करते आ गया और हिंदू धर्म से उसको ऐड कर दिया, ठीक है, तब बंद हो गया। तो सती का मतलब वही, सती हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब सती बनेंगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कैसे जलाया जाता था। चलो आगे देखें, सुनो। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को बोलते थे गणिका। क्या बोलते थे? और जो वृद्ध वेश्या होते थे उनको कुटनी। और इनका कहने का मतलब ये सुनो, जो वेश्याएं लोग होती थी, तो वेश्याओं का कोई मालकिन होती है ना जी, तो मालकिन को बोलते हैं कुटनी और वेश्याओं को बोलते थे गणिका। वेश्याओं को
मालकिन को कुटनी, मालकिन को कुटनी। अब एक बात बताओ, कौन एक राजा थे जो गणिका से प्रेम करके विवाह किए थे और उन्हीं का बेटा गद्दी पर बैठा दिया? बोलिए, पढ़ावल है सब, फिर ढेर मारा जाए। कौन थे जी? यही सबको याद है, इसका मतलब सब पढ़ा रहे, सब भूलते जा रहे, इतना रटवाने के बाद सबको याद नहीं है जी। कौन ऐसा राजा था जिनकी माँ गणिका थी? क्या थी? गणिका थी। सोचो वो राजा, आम्रपाली तो गणिका हो गए, उसका बेटा कौन? राजा का नाम पूछे ना हम, कौन था राजा वो? ठीक है, देख के वीडियो में डाल देना, कमेंट करके, ठीक है? तो नहीं, पहले सवाल सुन ध्यान से। क्या है सवाल? ये कि वो कौन राजा था जिनका अपनी भी पत्नी कई था और एक वो गणिका से विवाह किया, और गणिका से विवाह करके उसका जो बच्चा हुआ ना वही गद्दी पर बैठा था। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट। गुप्त सम्राट कौन धर्म को मानते थे? कौन धर्म को मानते थे? और वैष्णव धर्म को माने ही नहीं, राज्य धर्म बता दी। जितने भी अब राज्य में लोग हैं वो सब के सब वैष्णव धर्म ही मानेंगे। इसको क्या बना दिए? राज धर्म बनवा दे। ठीक है, विष्णु का वाहन गरुड़, गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त राजवंश का अगर कुछ भी सामान कहीं आवाजाही कुछ भी होता था तो गरुड़ का चिन्ह उस पर चिपकाया जाता था। यानी समझो कि गरुड़ उस समय राज चिन्ह बन गया था। भारत के राज चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है ना, तो गुप्त के राज चिन्ह क्या था? गरुड़। ये किनका वाहन था? भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु का। ठीक है, आगे देखो। वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ में मिला। कहाँ मिला था? देवगढ़ में कौन मंदिर? बोलो, दशा अवतार मंदिर कौन भगवान से संबंधित? कौन भगवान से संबंधित जी? विष्णु। ये कौन नदी किनारे है? कौन नदी किनारे है? बेतवा नदी किनारे है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफा। क्या गुफा? आज जिसमें 6 शेष है। देखो 29 गुफा बना था लेकिन बच्चा अभी क्या गो है? 6 गो। इस 29 गुफा में जिनमें 16 एवं 17 गुफा गुप्तकालीन है, अब बाकी राष्ट्रकूट इस सब बनवाया था। ठीक है, आगे देखो। इसमें गुफा 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। चलो इसको फिर से हम अलग समझाते हैं, सुनेगा। अजंता गुफा में कुल कितने गुफा? कै गुफा? 29 में अभी कै गो बचल है? कौन कौन गुफा गुप्त काल में बनाया गया था? 16 और 16 में कौन राजकुमारी का चित्र है? तो मरणासन। किनका? मरणासन। ठीक है, गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया। गुफा संख्या 17 को क्या बोले? चित्रशाला। 17 को आगे। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए। अगर आप जाओगे ना, कौन जाओगे 17 नंबर में जाओगे तो 17 नंबर गुफा में खाली चित्र बनल रहेगा। और चित्र आपको दर्शाएगा कि महात्मा बुद्ध की जन्म हुआ, जब महात्मा बुद्ध गृह त्याग किए, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ, जब महात्मा बुद्ध चल बसे, मोक्ष की प्राप्ति उनको हुआ, ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देखो। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोलो। अजंता की गुफाएं कौन धर्म से संबंधित है? महायान शाखा। कौन शाखा? कौन सी शाखा? गुप्त काल में निर्मित एक अन्य है बाघ का गुफा, जो बाघ नामक स्थान में है। कौन सा गुफा जी? बाघ का। बोलेंगे बाघ का गुफा किस काल में बना? कहाँ पे बना? बाघ। बाघ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। कहाँ पे बाघ है? मध्य प्रदेश। आगे देखो, सुनो। अरे कौन सा पर्वत पर बनाया गया? विंध्य पर्वत। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र
विष्णु शर्मा द्वारा लिखित कौन? फिर से बोलो, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित कौन? पंचतंत्र। संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। अब बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। विश्व में सबसे लोकप्रिय धर्म ईसाई धर्म। कौन धर्म? सनातन धर्म केवल भारत में ना, ठीक है। अब आगे बताओ, तो सबसे लोकप्रिय ग्रंथ कौन है? और दूसरा लोकप्रिय ग्रंथ कौन है? पंचतंत्र। किसने लिखा? किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। आगे देखो, बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसमें 5 भाग में बांटा गया। कई भागों से बांटा गया जी? बोलो। पहला मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अफ्रीका। ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे देखो, आर्यभट्ट ने 2 ग्रंथ लिखा। पहला आर्यभट्टियम और सूर्य। आर्यभट्ट द्वारा 2 ग्रंथ लिखा गया। पहला ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ। फिर से बोलो, पहला ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ। उसने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण। अब बता दो, आर्यभट्ट ये आज के तो नहीं थे, इनके जमाने में कई सारे यंत्र भी नहीं था मशीन, फिर भी सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में अच्छे से डिटेल बता दिएगा। बताइए नहीं बता? तो आपको बताया गया कि पहले के जितने भी ऋषि हम लोग थे, पहले के जो हम लोग बिहार का जो था वैज्ञानिक, बहुत आगे निकल गया और उसी चीज को चोरी कॉपी करके आगे नासा का वैज्ञानिक सब बनाया है, ठीक है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण सबसे पहले किसने बनाया जी? आर्यभट्ट। किसने बनाया? आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट यही नहीं रुके, आप बताइए तो आइंस्टीन किसे कहते हैं? इसको नागार्जुन। तो नागार्जुन आइंस्टीन थे ना, तो आइंस्टीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि नागार्जुन सापेक्षता का सिद्धांत खोज किया। तो सापेक्षता का सिद्धांत एक साइंस है ना, और सापेक्षता का सिद्धांत कब? 1900 के बाद दूसरा कोई खोज किया ना खोजी। ये बहुत पहले ही खोजल था। आइंस्टीन दिए थे ना, लेकिन आइंस्टीन से पहले नागार्जुन ने दे दिए थे पहले, ठीक है। अब सोचो, तो ये गलत है ना। आइंस्टीन को बोला जाना चाहिए कि विश्व का नागार्जुन, ये नागार्जुन को उल्टा बोला आइंस्टीन, ठीक है ना। लेकिन नागार्जुन जो है, सुनेगा, नागार्जुन पहले खोज किया, तब पहला का उपाधि में दूसरा को मिलना चाहिए, लेकिन दूसरा का उपाधि पहला को मिल गया, ठीक है। तो नागार्जुन ऐसे वैज्ञानिक भारत के थे जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। आर्यभट्ट ऐसे वैज्ञानिक भारत के थे जिन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए थे। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे, नक्षत्र वैज्ञानिक जिन्होंने घोषणा किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर, पृथ्वी परिक्रमण कर रही है, जान रहा सब, लेकिन अपनों पे तो घूम रही है ना, तो अपने पे घूम रही है। ये सबसे पहले किसने कहा? आर्यभट्ट। किसने सबसे पहले कहा जी? आर्यभट्ट। आगे देखो, ठीक है, आगे देखो। बारामीर ने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, वृहद जात और लघु जात तक की रचना किया था। लेकिन सबसे ज्यादा पूछता है तो बृहद संहिता कौन लिखे? बोले, बृहद संहिता कौन लिखे? और बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, तारा ये सब का विद्या, ठीक ना, जो नासा में आजकल करते हैं, जो बेंगलोर में आजकल होता है खोज, वो इस समय करते थे, ठीक है। नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, जंगलों के बारे में चर्चा, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल के विषय पर चर्चा किया गया। पहले जमाने देखो, कोई सुविधा ना होने के बाद भी इतना जान जाते थे, समझ नहीं। चलो आगे देखो, अगर अभी तक हम क्या बार बार बोलते हैं, अभी तक पहले की जो किताब था, अगर अभी तक रहता है ना सब, बहुत आगे लोग निकल गए होते। ये आजकल के लोग दिखावा में जल्दी सामने रहते हैं। आगे देखिए, ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। नक्षत्र का वैज्ञानिक कौन थे फेमस? ब्रह्मगुप्त। उसने यह घोषणा किया कि न्यूटन के सिद्धांत के पूर्व कल्पना करनी, यानी सुनो, जो न्यूटन दिए थे ना,
जो न्यूटन बताए हैं उनके पहले न्यूटन ने जो भी नियम दिया वो सबसे पहले कौन दिए थे? ब्रह्मगुप्त। सबसे पहले कौन दिए थे? ब्रह्मगुप्त दिए थे, है ना। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, कि पृथ्वी के स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित, यही न्यूटन बोलता है। जब सेब गिरा था तो न्यूटन सोचा नीचे ऊपर कहाँ नहीं गिरा, नहीं कि ऊपर कहाँ नहीं गिरा, पागल था बिल्कुल। अच्छा अब सुनो, अब याद अब याद समझे। तो उसके पहले सेब गिरा तब ज्ञान उनको आया, लेकिन ब्रह्मदत्त ब्रह्म जो थे ये ब्रह्मगुप्त को कुछ नहीं गिरा, इनको इसी ज्ञान हो गया कि सारे चीज नीचे आएगा एक बार, कोई ऊपर नहीं जाएगा, और ऊपर जाएगा तो उसको काफी तेज भागना पड़ेगा, समझो। आगे देखो नेक्स्ट। हाँ तो ये गुरुत्वाकर्षण थोड़े बताए, इन्होंने ये बतलाया कि पृथ्वी स्वभाव से, पृथ्वी का जो स्वभाव है कि खींच के नीचे ले लेके आ जाएगा वो। आगे देखिए, संग्रहिणी सूत्र एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है। देखिए ये सब ग्रंथ पढ़ के सब सब नया ग्रंथ नहीं, ये सब है। संग्रहिणी सूत्र एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है जिनकी रचना 12वीं शताब्दी में किया गया, और जिसमें ब्रह्मांड की संरचना और अंतरिक्ष के बारे में अवधारणाएं शामिल है। अंतरिक्ष के बारे में सारी चीज इसमें बताया गया है, सभी चीजें इसमें बताया गया, ठीक है। गुप्त काल में पलकानव ने पशु चिकित्सक पर हस्त्यायुर्वेद लिखा था। ये किताब जो है ना, ये किताब किसके बारे में लिखा गया है? पशु चिकित्सक। ये किताब किसके बारे में लिखा गया है जी? पशु चिकित्सक के बारे में। आगे देखो, नवीकतम की रचना गुप्त काल में किया गया। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दिया गया। आगे देखिए नेक्स्ट, पुराणों की वर्तमान स्वरूप गुप्त काल में रचना हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। बोलेगा पुराण का उल्लेख, पुराण का रचना किस काल में किया गया? पुराणों की रचना कौन काल में? आगे देखो, गुप्त राजा का शासकीय भाषा क्या था? कौन था भाषा? गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को बोलते रूपक, चांदी के सिक्कों क्या बोलते हम लोग? और सोना के सिक्का के दिनार, सोना के सिक्का के, चांदी के सिक्का के, सोना के, चांदी के। आगे देखो, याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में किया गया। देखिए, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? पूरा मंदिर का हम अलग से क्लास चलाएंगे, पूरा मंदिर का, ठीक है। तो मंदिर बनाने की कला किस काल में हुआ जी? त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास किस काल में हुआ? गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दे दिया था, ठीक है। इतना ही जब बस खत्म ही है, इतना ही है, खत्म करते। देखो, गुप्त काल लौकिक साहित्य की सृजना के लिए स्मरणीय है। अब भास 13 नाटक, भास के 13 नाटक इसी काल में बना है। भास के 13 नाटक बोलिए। अब मृच्छकटकम किसने लिखा? भद्रक। मृच्छकटकम किसने लिखा? मृच्छकटकम किसने लिखा? चलो आगे देखो, इसमें माटी के खिलौना गाड़ी है, माटी के, इसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, ठीक है। आगे देखो, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्तम माना जाता है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्तम। आगे देखो, देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा? किसने लिखा? इसमें गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के भेष में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है, और बाद में उसी ध्रुव देवी से शादी कर देता है, ठीक है ना। इसका इतिहास ये था कि जब रामगुप्त के समय शक आक्रमण किया तो शक से हार गया, तो शक ने डिमांड किया कि अपनी पत्नी हमको, तो पत्नी थी तेज था, ठीक है ले लो। तो वो अपने देवर से बोला ऐसा ऐसा बात है, हम तुम्हारे भाभी माँ हैं, नहीं हमें रक्षा करो। तो ठीक है, रक्षा करने के लिए जब रामगुप्त बोला कि जाओ, तो रानी के रूप में गया कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, और जाके सबों को मार दिया।
मार गया क्या क्या, फिर वापस ध्रुव देवी से विवाह। ठीक है, अब यहाँ पे आता है पॉइंट कि शकों को हराने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। देखो अब तक 14 विक्रमादित्य को उपाधि मिला है ना, लेकिन पहली बार जो विक्रमादित्य को उपाधि लिया गया था उस शकों को हराने के बाद लिया गया था, 57 ईस्वी पूर्व में शक को हराने के बाद लिया गया था, और आज भी मतलब इस समय भी शक को हराने के बाद लिया गया। आगे देखो, काली देश की कृति अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कहानी को बताता है। तीसरी भारतीय रचना है इसका अनुवाद 1789 में यूरोपीय भाषाओं में वर्णित हुआ। ऐसी प्रथम एवं द्वितीय रचना है क्रमशः मनुस्मृति और भगवत गीता। देखो इसका कहने का मतलब यह है कि यूरोप में इंग्लैंड जो अंग्रेज है, अंग्रेज लोग कब भारत की किताब पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहले 1776 में मनुस्मृति, 1776 में कौन जी, उसके बाद भगवत गीता 1700, और तीसरा अभिज्ञान शकुंतलम 1700 अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, पढ़ना शुरू किया। संस्कृति उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया। क्या इसको बोले जाना जी, स्वर्ण युग। क्लियर है, तो गुप्त साम्राज्य पूरा खत्म हो गया ना, कल आपका गुप्त साम्राज्य पूरा याद करके आइएगा, ठीक है।